हेलो। सो अब तक हमने देखा था फिफ्थ चैप्टर तक देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद में एक नई सभ्यता का जो है वो उदय होना शुरू होता है और वो ऋग्वैदिक सभ्यता होती है। और ऋग्वैदिक सभ्यता के हमने देखा था कि ज़्यादातर जो ऋग्वैदिक सभ्यता हमको देखने को मिलती है वो नदी घाटी क्षेत्र या नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक पीरियड जो था और हड़प्पा सभ्यता जो था उन दोनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, रहने का वगैरह और किस तरीके से उनका सोसाइटी थी उनके बारे में भी जो है काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक एरा के अलावा भी हमने एक और दूसरी सभ्यता देखी थी जो ऋग्वेद के साथ साथ पैरेलल तरीके से जो है वो डेवलप हो रही थी भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरी कुछ जगहों पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया और साउथ में द्रविडियन जो सभ्यता देखते हैं तो उसमें जो है वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को आता है। सो ऋग्वैदिक एरा में हमने देखा था कि जो है वो हड़प्पा सभ्यता से वो एक तरीके से अलग किस वे में थी। तो एक तो ऋग्वैदिक एरा के अंदर जो है वो काफ़ी जगह देखने को मिलता है लोहे की सामान मिलते हैं, हमको लोहे के अवशेष मिलते हैं या लोहे के औजार मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि अब जो है इन हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन आई या सभ्यता आई तो उसमें एग्रीकल्चरल जो है लोहे की खोज की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सरप्लस में होने लगा था। क्योंकि लोहे की वजह से जो है वो जंगलों की कटाई इजीली हो पाई और जो मैदान हो गए उनको साफ़ करना और ज़्यादा इजी हो गया। इसके अलावा जो कृषि में जो औजार लिए जा सकते थे यूज़ में उनको और ज़्यादा शार्प किया जा सकता था और काम जो है वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा जल्दी तीव्र तरीके से किया जाने लगा। इसके अलावा इन औजारों लोहे के औजारों का यूज क्योंकि सोसाइटी में एक तरीके से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था तो युद्ध में भी इनका उपयोग हो रहा था। इसके अलावा हमने देखा था कि उनकी सभ्यता में जो है वो अश्वमेध यज्ञ वगैरह उस तरीके के देखने को मिलते हैं, बेसिकली यज्ञ देखने को मिलते हैं। लेकिन अश्वमेध यज्ञ का जो प्रोविज़न आता है वो बाद में देखने को मिलता है जब समाज जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उस राज्य नाम की संस्था जो है वो स्थापित होने लगती है। सो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ऋग्वैदिक एरा जो था उसके बाद में लगभग 1500 से लगा के 1000 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक जो है वो ऋग्वैदिक एरा कहा जाता है और ऋग्वैदिक एरा के बाद का जो काल कहा जाता है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें 3 वेदों की और रचना होती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की। तो लेट्स गो विद द फ्लो। सो लगभग 50 वर्षों में हम जो है वो देखते हैं जिस तरीके से अभी की जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि हम भी जो है वो अलग अलग शासकों का चुनाव करते हैं और वो मतदान के द्वारा करते हैं। लेकिन बात करें अगर वैदिक एज की या ऋग्वैदिक एज की तो उस समय किस तरीके से जो है वो राजाओं को चुना जाता होगा या कौन नेता होगा एक पूरी ट्राइब का या समाज का, तो वो कैसे चुना जाता था उसके बारे में हम देखेंगे। सो राजा जो होता था वो संभवतः जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे उस समय, ठीक है। लोग इकट्ठे होते थे और हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा कि वो सभाएं वगैरह करते थे, समिति वगैरह जो है वो उनकी बनती थी और वहाँ पर जो है वो सहमति से जो भी जिसको भी जो है वो अपना लीडर चुनना होता था उसको वो चुनते थे। सो 3000 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया थी वो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ लोग जो थे वो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। अब इसी के तहत जो है वो बाद में उत्तर वैदिक काल में देखा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ जैसे जो है वो आयोजन होने लगते हैं। सो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि घोड़े को जो है वो राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने दूसरे राजा के द्वारा अगर रोका जाता है तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर घोड़े को जाने दिया जाता है दूसरे राजा के द्वारा, इसका मतलब ये माना जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है।
सो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है जिसके राज्य से उसका घोड़ा गया है। इसके बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो उनकी जो है वो उनके राज्य में जो है वो सम्मिलित हो जाते थे या उनके सामने अपने आप को जो है वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो यह विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था यज्ञ, और इसके बदले में उन्हें उपहारों से जो है वो सम्मानित किया जाता था। सो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में जो आमंत्रित दूसरे जो राजा होते थे वो उनके लिए उपहार लेके आते थे। तो इन सभी ये जो पूरा आयोजन होता था, इस आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। ठीक है। सो पहले वर्ग में देखा कि वहाँ पर पुरोहित वर्ग जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था ऋग्वेदिक एरा में। लेकिन अब जिस तरीके से जो है वो जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, युद्ध की जो है वो टेंडेंसी बढ़ती है समाज में, तो अब राजा का पद जो है वो थोड़ा ऊंच होने लगता है। सो उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था, किसको? राजा को। सो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो होता था, क्योंकि वो उसका सहचर होता था, इस वजह से यज्ञ के अवसर पर राजा का सारथी जो है वो राजा की जो भी विजय होती थी उसके गुणों का जो है वो गान किया करता था। तो राजा के जो सगे संबंधी होते थे या उसकी जो रानियाँ होती थी, पुत्र होते थे, वो भी छोटे छोटे कुछ अनुष्ठान करते थे। सो इस तरीके से जो है वो पूरा व्यवस्था वहाँ पर एक नई जो है वो उद्भव हो रही थी। और जो आमंत्रित किए गए राजा होते थे वो सिर्फ बैठकर यज्ञ को पूरी तरीके से देखना उनका काम था। राजा के ऊपर जो है वो पुरोहित एक तरीके से पवित्र जल वगैरह छिड़काव करते थे, यानी कि कर्मकांड का अनुष्ठान वगैरह अब शुरू हो चुका था, और विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो थे वो उपहार लेके आते थे। ये जो पूरा यज्ञ होता था उसमें पुरोहित जो होते थे वो शूद्र, जिन्हें पुरोहित जो है वो शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठानों में जो है वो शामिल नहीं करते थे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से सोसाइटी में जो है वो क्लासिफिकेशन या डिवीज़न भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे किस तरीके से एक वर्गों का निर्माण होना शुरू हो गया था। सो एक राजा वर्ग, शासक वर्ग बन गया था जिसका काम शासन करना था, युद्ध करना था। दूसरा पुरोहित वर्ग था जो पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह किया करवाते थे। तीसरा वर्ग जो था वो विश्व या वैश्य वर्ग था जो कि खेती, कृषि, पशुपालन वगैरह का कार्य करते थे। और चौथा वर्ग जो था वो शूद्र वर्ग था जो कि इन सब की सेवा करना बेसिकली इसका कार्य होता था, और इसको यज्ञ अनुष्ठान करने का इनको अधिकार नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। सो वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें एक तरीके से तो उत्तर भारत में जो है वो खासकर जो यमुना और गंगा यमुना जो क्षेत्र होता है उसमें कई ग्रंथ रचे जाते हैं उस समय उत्तर भारत में ऋग्वेदिक टाइम में। तो ऋग्वेद के बाद में जो ग्रंथ रचे जाते हैं उसके कारण उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत जो है वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ग्रंथों की रचनाएं होती हैं। अन्य ग्रंथ और इसके अलावा भी कई सारे ग्रंथ थे जो इनके तहत शामिल थे। पुरोहित जो वर्ग हुआ करता था उनके द्वारा रचित जो इन ग्रंथों में कई तरीके के अनुष्ठानों का जो है वो इसमें जिक्र देखने को मिलता है, और उनके संपादन की विधियाँ कि किस तरीके से कौन सा अनुष्ठान किस विधि से किया जाना है, तो उसका उल्लेख जो है वो इन ग्रंथों में मिलता है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो समाज में इस समय तक जो है वो काफ़ी कई समूह का निर्माण हो चुका था, जैसे पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, कृषक वर्ग, पशुपालक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग आदि शामिल थे इसके अंदर। तो यहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा जो थे वो वैभवशाली हुआ करते थे, और कुछ कृषक और व्यापारी जो थे वो थोड़े बहुत धनवान भी थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और शिकारी और भोजन संग्राहक जो हुआ करते थे वो निर्धन हुआ करते थे। पुरोहितों ने जो है वो लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण जो है, पुरोहित ये मानते थे कि प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित हैं।
ठीक है। सो पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन और यज्ञ करना हुआ करता था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। दूसरा जो वर्ग था वो था शासक वर्ग, जिन्हें क्षत्रिय वर्ग भी कहा जाता था, और उनका काम जो था वो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था। तीसरा स्थान जो था वो वैश्य वर्ग का था, जिसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ और अनुष्ठान करने का अधिकार होता था। ब्राह्मण वर्ग के अलावा जो थे 2 और वर्ग थे जिन्हें ये यज्ञ और अनुष्ठान करने का अधिकार होता था, और उसमें क्षत्रिय और वैश्य थे। वर्णों में अंतिम जो स्थान था वो शूद्र वर्ण का था, और इनका काम जो था वो अन्य 3 वर्णों की सेवा करना होता था। सो इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय जो औरतें थी, औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था, अर्थात महिलाओं और शूद्र को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होता है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार भी थे, शिकारी भी थे, भोजन संग्राहक भी थे। साथ ही इसमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का कार्य किया करते थे। इन लोगों ये माना जाता था कि इन लोगों से संपर्क जो रखना है वो अपवित्र है एक तरीके से। लेकिन कई लोग जो थे वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई ये इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग भी थे उस समय जो कि इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और कुछ राजा जो थे वो स्वयं को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे। जैसे कुछ लोग जो है वो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर जो है वो लोगों के बीच में जो भेदभाव था उसको भी उचित नहीं समझते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार जो है वो सबका है इस यह मानते थे, और कई लोगों ने जो है वो छुआछूत की भी आलोचना की थी कि इस तरीके के जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। लेकिन उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है कई इलाके ऐसे मिलते हैं जहाँ पर सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी, असमानता जो थी वो बहुत कम थी। यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी समान लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, और जहाँ जहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव जो था वो सीमित होता था या कम होता था, वहाँ बेसिकली आर्थिक समानता देखने को मिलती थी आपस में। जबकि जहाँ पर जो पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग की व्यवस्था जिस तरीके से चल रही थी तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जो है वो पालन किया जा रहा था। अब महायज्ञ की बात करें, जनपदों की बात करते हैं। जनपद की अगर बात करें तो जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा, और अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, अर्थात जहाँ पर लोग बसे हो उसे जन प्रदेश या जनपद कहा जाता था। सो महायज्ञ को करने वाले जो राजा हुआ करते थे वो जन के राजा थे। पहले जो सिर्फ राजा यज्ञ करता था उन्हें राजा माना जाता था, लेकिन अब यज्ञ राजा जन का रिलेशंस जो है वो एक तरीके से डेवलप हो रहा था। पुरातत्वविदों की अगर बात करें तो उन्होंने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास में हस्तिनापुर और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा इसके प्रमुख स्थान हैं। सो खुदाई से पता चलता है कि लोग जो है वो झोपड़ियों में रहते थे। इसके अलावा मवेशी और अन्य जानवरों को वो पालते थे जनपदों में अगर देखा जाए तो। इसके अलावा चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलों को भी वो उगाते थे। इसी प्रकार लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और जिसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिसमें चित्रित धूसर पात्र के रूप में हमें काफ़ी सारे बर्तन मिलते हैं, और
इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर जो है वो चित्रकारी की गई होगी। तो ये आमतौर पर जो है वो सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी किया करते थे। जैसे इस पात्र पर अगर देखा जाए तो ये इस तरीके का डिज़ाइन कुछ देखने को मिल रहा है। और इसकी विशेषता ये है कि ये चित्रित धूसर पात्र जो है, इन पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिलती हैं, और पात्र जो है वो बहुत ही पतली सतह और सुंदर और चिकने होते थे उस समय के। तो उनकी जो है ये कौशल, जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग में जो है वो कौशल निपुण जो है वो श्रमिक वर्ग उस समय का हुआ करता था। देन महाजनपद की बात करें तो 2500 साल पहले, यानी कि ईसा से 500 साल पहले तक जो है वो कुछ जनपद जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब जब धीरे धीरे जनपद जो है उनका विकास होता है और उनकी वहाँ पर रहने वाले लोगों का संख्या जब बढ़ती है, तो वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर महाजनपदों का उन्होंने आकार लिया। तो महाजनपद जो जब इस तरीके के जनपद जब बड़े हो गए, महाजनपद हो गए, तो उनकी एक राजधानी भी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और इनकी चारों ओर या तो लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें जो है वो बनाई गई थी। सो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया हो। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। सो इस तरह से जो है वो किले के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना जो होता था उन पर ईजी होता था, और इस तरीके की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता होती थी। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना होता था और हजारों स्त्री पुरुषों बच्चों के ने इसके लिए जो है वो काफ़ी अथक प्रयास किए थे, और इनके लिए जो है वो संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती थी। सो अब जो है वो राजा एक तरीके से सेना रखना शुरू करता है। इससे पहले कि हमने कहा एज में देखा था ऋग्वैदिक टाइम में कि वहाँ पर जो राजा होता था उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन अब जनपद काल और महाजनपद काल में हमें स्थायी सेना का प्रोविजन देखने को मिलता है। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः हाथ जो सिक्के होते थे उनके रूप में किया जाता था, और सिक्कों के बारे में जो है हम और आगे बाद में पढ़ेंगे। सो इनमें कौन कौन से प्रमुख जनपद या महाजनपद हुए हैं, तो कुरु हो गया, जैसे हस्तिनापुर हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, और कौशाम्बी, राजगृह, अवंती, उज्जैन, और इसके अलावा वैशाली, मगध, वज्जी, अंग प्रदेश, और इधर हमको गांधार और तक्षशिला भी देखने को मिलते हैं। सो ज़्यादातर जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं वो सारे नदियों के किनारे स्थित है या नदियों के दोआब में स्थित है। महाजनपद काल में जो है वो काफ़ी जो है वो जगह पर इस तरीके की कौशाम्बी, जयपुर एग्जाम्पल किले की दीवारें देखने को मिलती हैं कि जिस तरीके से किलों का निर्माण होना शुरू हो गया था तो बड़ी बड़ी दीवारें उनके चारों ओर सराउंडिंग में बनाई जाने लगी थी। सो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में एक जगह मिलती है कौशाम्बी की किले की। कौशाम्बी एक साइट पड़ती है जो वहाँ पर जो किला बनाया हुआ है जो लगभग 2500 साल पहले बना हुआ है, तो उसकी दीवार के अवशेष जो है हमें मिलते हैं कि वो किस प्रकार से बनाई गई थी। सो दिस वन। देन कर की अगर बात करें यानी कि टैक्स, तो टैक्स का क्या प्रोविज़न था उस समय। महाजनपदों के जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए जो है वो धन की आवश्यकता होगी। सो इसके लिए प्रचुर संसाधन की भी आवश्यकता होगी और कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। सो महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय पर जो लाए गए जो उपहार होते थे, अब पहले तो क्या होता था कि लोग अपनी मर्जी से जो है वो राजा को समय समय पर उपहार लेके आते थे और वो उपहार उन्हें दिया करते थे, लेकिन अब राजा जो है वो जिस तरीके से व्यवस्था बदल रही थी, बड़ी सेना रखनी पड़ रही थी, विशाल किले बनाने पड़ रहे थे, तो उसके लिए उपहारों पर निर्भर रहने के बजाय नियमित रूप से जो है वो कर वसूलने शुरू करते थे। फसलों पर जो है वो कर लगाए गए जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे, और क्योंकि अधिकांश जो लोग थे वो कृषक वर्ग से आते थे और प्राय उपज का जो है 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में देना होता था।
और इसको जो है वो भाग कहा जाता था। इसके अलावा जो कारीगर थे तो कारीगरों के ऊपर भी जो है वो कर लगाया गया था, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। तो उन पर कारीगर पर जो कर लगाया जाता था उसे श्रम के रूप में चुकाना पड़ता था, अर्थात कारीगरों को जो है वो राजा के लिए जो है श्रम करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था जब भी राजा बुलाए उस आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। इसके अलावा जो पशुपालक होते थे उनको जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। इसके अलावा व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। इसके अलावा आखेटक और जो संग्राहक हुआ करते थे, शिकारी या जो भोजन का संग्रह किया करते थे, भंडारण किया करते थे, उनको भी जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं होती थी वो देनी पड़ती थी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से महाजनपद काल में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सो कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो हल का जो फाल था, पहले जिस तरीके से देखा हमने कि वो लकड़ी के हल का यूज किया करते थे, लेकिन अब क्योंकि लोहे का जो है वो उन्होंने खोज कर ली थी, सो हल जो है वो लोहे की फाल जो थी वो हल में प्रयोग की जाने लगी। और अब जो है वो कठोर ज़मीन को भी इसकी वजह से जो है वो जोता जाने लगा था, आसानी से जोता जाने लगा था, और इसकी वजह से फसलों की उपज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों ने धान के खेतों का रोपण शुरू किया। पहले तो क्या होता था कि सीड को फैला करके जो है वो फेंक करके जो है वो फसल जो है उगाई जाती थी, लेकिन अब जब अच्छी तरीके से भूमि का जो है वो जोती जाने लगी और आसानी से जोती जाने लगी, तो अब जो है वो पौधों का रोपण किया जाने लगा, धान का रोपण किया जाने लगा। और जब वो धान अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता था तो उसके बाद में खेतों में बीज छिड़कने की बजाय जो उपजाने की बजाय जो है वो धान के जो पौध होते थे उनको तैयार करके उनका रोपण किया जाता था। सो पहले की तुलना में जो है वो अब ज़्यादा, इसकी वजह से जो क्या हुआ कि पहले की तुलना में जो है वो ज़्यादा पौध तैयार होने लगी, और उसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पैदावार जो थी वो भी ज़्यादा होने लगी। लेकिन इन सब के लिए जो है वो एक तरीके से कमर तोड़ मेहनत की आवश्यकता थी, और इसके लिए तो जैसे जैसे एग्रीकल्चरल में इम्प्रूवमेंट हो रहा था तो श्रमिकों की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ रही थी, और श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ रही थी तो उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए जो है वो दास दासी या भूमिहीन जो खेतीहर हुआ करते थे, जिनके पास भूमि के लिए खेती नहीं हुआ करती थी, उन्हें कमकार कहा जाता था। सो उनका प्रयोग जो है वो होता था, उनसे जो है वो काम करवाया जाता था। सो महाजनपदों में हम एक मगध महाजन के बारे में विशिष्टता से, सूक्ष्मता से देखते हैं कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बनकर उभरता है। गंगा और सोन नदी के किनारे मगध अवस्थित है, और बिकॉज ऑफ इन नदियों की वजह से मगध में जो है वो यातायात करना थोड़ा इजी था, सामान का ट्रांसपोर्टेशन इधर करना इजी था। इसके अलावा जल वितरण की सुविधा मिल जाती थी। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये। और मगध का एक हिस्सा क्योंकि जंगलों से भरा पड़ा था, तो इन जंगलों में हाथियों की जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में इनकी संख्या थी। तो हाथी का ज़्यादा मात्रा में होना उनका जो है वो एक तरीके से उनके लिए बेनिफिट ये था कि उनको जो है वो ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके सेना में उनका यूज किया जा सकता था। इसके अलावा जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी उनको इजीली मिल जाती थी। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन सभी ने। सो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी थे ये सारे संसाधन। और मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली जो है वो शासक हुए हैं, एक बिंबिसार और एक है अजातशत्रु। तो इन अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाए जाते थे इनके द्वारा। और महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं इन दोनों के अलावा, और जिन्होंने जो है वो उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक उन्होंने फैलाया था, जो कि
नॉर्थ वेस्ट रीजन जो पड़ता है भारत का, वहाँ तक जो है वो मगध को फैलाते हैं। इसके अलावा बिहार में राजगृह, जिसे आधुनिक राजगृह भी कहा जाता है, वो कई सालों तक मगध की राजधानी रहता है और बाद में मगध की राजधानी जो है वो बदलकर पाटलिपुत्र कर दी जाती है। लगभग 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसेडोनिया का एक राजा था सिकंदर। मैसेडोनिया जो कि आज यूनान क्षेत्र जो है वहाँ पड़ता है, और सिकंदर था बेसिकली यह विश्व विजय करना चाहता था और पूरी तरीके से एक सफल न होने पर भी वह किसी तरह से हम मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीत लेता है और उसको जीतता हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचता है और मगध की ओर कुछ करना चाहता था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाता है। उनके सिपाही जो है वो और आगे व्यास नदी से आगे बढ़ने के लिए मना कर देते हैं और वो इस बात से भयभीत थे कि यहाँ के जो भारत के शासक हैं उनके पास में महान जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में सेना है, पैदल सेना है, रथ है उनके पास और हाथियों की बहुत अधिक मात्रा में सेना में सम्मिलित थी उनकी। तो इस वजह से वो जो है वो आगे नहीं लड़ना चाहते थे। दूसरा एक क्लाइमेटिक रीजन भी था कि वो जिस क्षेत्र से आए थे वो एक रुका सुखा सा क्षेत्र था, जबकि यहाँ पर जो आए तो वो मानसून का उस समय का तो रहा होगा रीजन और एक हरा भरा और दलदली क्षेत्र था, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो उनकी सिकंदर की जो सेना है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी उनको फेवरेबल थोड़ा लगा नहीं। सो काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे सारे युद्ध करते करते आते आते, तो यही रीज़न था कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब एक और क्षेत्र की बात करते हैं महाजनपद के रूप में वज्जी संघ की। वज्जी जो है ये भी मगध की तरह ही एक शक्तिशाली राज्य था और मगध के नज़दीक ही एक राज्य पड़ता है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली अर्थात बिहार जो है वो वहाँ होती थी। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। तो मगध में जिस तरह की शासन व्यवस्था डेवलप हुई थी उसके अलग व्यवस्था एक देखने को मिलती है उसके पैरेलल ही वज्जी प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर जो है वो गण या संघ कहा जाता था इस व्यवस्था को। तो गण या संघ से क्या अर्थ निकलता है? गण का मतलब होता है जैसे आज हम देखते हैं गणतंत्र, जहाँ पर लोग जो है वो बहुत सारे लोग आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर गण या संघ व्यवस्था थी जिसमें कई एक शासक न होकर कई सारे शासक होते थे, अर्थात जो डिसीजन लिए जाते थे, निर्णय लिए जाते थे वो सामूहिक रूप से लिए जाते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ सभी अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर वे बातचीत बहस करते, वाद विवाद करते और क्या करना है और क्या नहीं करना है उस तरीके के निर्णय लेते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं किया करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि ये जो सभाएं होती थी इसमें स्त्रियां, दास और जो कमकार जो कामगार वर्ग था वो तो इसमें हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ जो है वो सिस्टम हुआ करता था। सो गण शब्द बेसिकली अर्थी शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ शब्द जो है वो संगठन और सभा के लिए किया जाता था। सो इसका उल्लेख जो है वो बुद्ध और महावीर दोनों ही जो थे वो गण या संघ से संबंधित थे अगर देखा जाए तो। सो बौद्ध साहित्य में जो है वो इसका उल्लेख देखने को मिलता है संघ का, और तो बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही सजीव वर्णन हमको देखने को मिलता है। इसका एक परिचय इस बॉक्स में दिया गया है कि किस तरीके से जो है वो संघ व्यवस्था जो है वो कार्य करती थी या फिर उसका किस तरीके से वहाँ की व्यवस्था हुआ करती थी। सो वज्जी संघ की अगर बात करें तो यह वर्णन दिक्ख निकाय से इसकी जानकारी हमें मिलती है, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। सो दिग्ग निकाय जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान हमको देखने को मिलते हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले जो है वो लिखा गया था और इसी व्याख्यान के तहत जो है वो हमें एक डायलॉग देखने को मिलता है, जैसे अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में। तो
तो यहाँ बार बार अजातशत्रु आ रहा है शब्द, तो ये ओरिजिनल शब्द हैं और बाद में हमने इसको जो है वो थोड़ा मॉडिफाइड करके अजातशत्रु किया है, जबकि ओरिजिनल शब्द है अजातशत्रु, जो कि प्राकृत भाषा का शब्द है जो उस समय की प्रचलित भाषा हुआ करती थी। सो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, जो कि और अजातशत्रु राजा शासक था मगध का। तो क्योंकि वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, अपने राज्य को विस्तार देना चाहता था, तो उन्होंने अपने मंत्री थे एक वस्कार को वो बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजता है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। सो बुद्ध उनसे पूछता है कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, अर्थात वज्जी जो है, क्योंकि वो संघ प्रदेश था और गण प्रदेश था और बुद्ध भी जो है वो संघ या गण से संबंधित थे, तो इस वजह से वो पूछते हैं कि वज्जी जो है वहाँ पर सभाएं अभी भी नियमित रूप से होती हैं, तो उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जब बुद्ध अपने उनके मंत्री से वस्कार को, तो उन्हें पता चलता है कि वज्जीवासी जो हैं वो अब भी पता चलता है कि हाँ ऐसा जो है वो अब भी हो रहा है, अर्थात वहाँ पर नियमित सभाएं भी होती हैं और सभी सदस्य जो हैं वो उन सभाओं में उपस्थित होकर निर्णय लेते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते हैं और आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, बड़ों को सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, उन्हें बंधक नहीं बनाते हैं, शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करते हैं और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करते हैं और उनके आने या जाने पर कोई भी रोक टोक नहीं होती हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक ये इस तरीके की वज्जी संघ की जो व्यवस्था है वो इन सब बातों के आधार पर जो है वो चल रही है, तब तक जो है वो वज्जी प्रदेश जो है वो उन्नति करता रहेगा। अर्थात ये सभी व्यवस्थाएं जो थी वो गण प्रदेश में या संघ प्रदेश में विद्यमान थी और ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये संघ प्रदेश जो वज्जी संघ था वो एक तरीके से वैदिक व्यवस्था जो थी वो उससे थोड़ा सा भिन्न थी। जहाँ वैदिक व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि एक वर्ग विशेष का वहाँ पर अधिपत्य ज़्यादा देखने को मिलता है और दूसरा सोसाइटी में जो है वो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, वर्गीकरण देखने को मिलता है, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 भागों में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो सोसाइटी जो है वो फ्रेगमेंटेड थी, जबकि यहाँ पर जो है वो मिलजुल कर जो है वो संघ प्रदेश में या गण प्रदेश में जो है वज्जी संघ में एक तरीके से पूर्ण सभाओं के द्वारा जो है वहाँ डिसीजन लिया जा रहा है, पारंपरिक नियमों का पालन किया जा रहा है, इसके अलावा सम्मान की बात की जा रही है और अन्य विशेषताओं की बात की जा रही है। तो यह व्यवस्था जो है वो एक तरीके से 2 पैरेलल जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवस्थाएं जो थी वो उनका विकास हो रहा था, उन व्यवस्थाओं को ये इंगित करता है। कई शक्तिशाली राजा जो हैं वो इन संघों को जीतना भी चाहते थे, तो क्योंकि वज्जी संघ इन सारी व्यवस्थाओं की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी तरीके से तरक्की भी कर रहा था और उन्नति कर रहा था, तो इनके आसपास के जो राज्य थे वो चाहते थे कि ये जो राज्य उन्नति कर रहा है वो हम में जो है वो मिल जाए, तो उनका राज्य भी जो है वो उन्नति करने लगेगा। तो वो वज्जी संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक जो है वो चलता रहता है, लेकिन वो इन खुबियों की वजह से, क्योंकि वो सब एक साथ सब लोग डिसीजन ले रहे थे और इनकी वजह से उनमें आपस में फूट नहीं थी, तो वो कोई भी बाहरी राजा जो है वो उन्हें जीत नहीं पाया था। लेकिन तो लगभग 1500 साल पहले तक जो है ये वज्जी प्रदेश जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उसके बाद में जब गुप्त शासन आता है, तो गुप्त शासन के काल में गण और संघ पर गुप्त शासकों के द्वारा जो है वो विजय प्राप्त कर ली जाती है और अपने राज्य में उन्हें शामिल कर दिया जाता है। सो गुप्त प्रदेश हम बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसी तरह की जो व्यवस्था है एक तरीके से वो विश्व के अनेक अलग अलग हिस्सों में भी एक अलग तरीके की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। सो उस तरीके की अगर बात करें तो यूनानी का जो एथेंस प्रदेश है वहाँ की एक व्यवस्था का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग जो थे वो भी
उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो एक तरीके से अलग तरीके से डिफाइन थी। वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे उस व्यवस्था को, और लगभग 200 सालों तक ये व्यवस्था उस समय चली थी। 30 साल से ऊपर के इस व्यवस्था में जो जिसे ये गणतंत्र या प्रजातंत्र कहते थे, क्या ये वास्तविक गणतंत्र था? और आज की जो उस समय की जो हमारे बिहार प्रदेश में जो वज्जी संघ में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में और एथेंस या यूनान की जो गण की व्यवस्था में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वो हम यहाँ देखेंगे। 200 सालों तक जो है ये व्यवस्था चलती है। पहला से डिफरेंस तो यही मिलता है कि यूनान की जो गणतंत्र की व्यवस्था थी, प्रजातंत्र की व्यवस्था, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो रिटेन नहीं रह पाती है, 200 सालों तक ही रहती है। जबकि वज्जी प्रदेश की जो व्यवस्था थी वो लगभग 1000 ईयर तक जो है वो अपने अस्तित्व को बना के रखती हैं। यानी कि जब बुद्ध के समय की अगर बात करें तो 500 ईसा पूर्व से शायद वो रही होगी, और गुप्ता पीरियड 500 AD के अप्रोक्स आता है, तो तब तक 1000 तक अपना जो है वो ईयर तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर वज्जी संघ में देखने को मिलता है। इसके अंदर एथेंस में बात करें तो 30 वर्ष से ऊपर के सभी जो पुरुष हुआ करते थे उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। यानी कि जो 30 वर्ष के ऊपर जो पुरुष थे उनको ही नागरिकता प्राप्त थी। उसके नीचे 30 वर्ष से कम उम्र की जो नागरिक पुरुष जो थे उनको नागरिकता नहीं थी। इसके अलावा पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी नागरिकता नहीं दी जाती थी। जबकि हमने देखा कि वज्जी प्रदेश में जो है वो महिलाओं के साथ में जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी, और ना ही उन्हें बंधक बनाया जाता था, ना ही उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता था। उन्हें भी समान अधिकार समाज में मिलते थे। दूसरी ओर यहाँ पर दास जो थे उनको भी जो है वो नागरिकता नहीं प्राप्त थी। इसी तरीके से एथेंस प्रदेश में एथेंस में एक और बात देखने को मिलती है कि एक सभा हुआ करती थी यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाते थे, और साल भर में कम से कम इसकी 40 बार जो है वो सभा बुलाई जाती थी। तो ये जो सभा होती थी उसमें सभी नागरिक जो थे वो भाग तो लेते थे, लेकिन शासक के कई जो पद होते थे शासन के, उन पर नियुक्तियाँ जो थी वो लॉटरी के माध्यम से होती थी। अर्थात सभा में एकत्रित तो होते थे लोग, लेकिन लॉटरी के माध्यम से उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता था, एंड देन उन्हीं के द्वारा वो डिसीजन लिए जाते थे। तो ये एक अलग जो है वो जनतंत्र देखने को मिलता है। जबकि वज्जी प्रदेश में क्या होता था कि सभी लोग मिलकर जो है वो आपस में मिलकर कोई भी डिसीजन लेना होता था वो लेते थे सब। तो यहाँ पर जो है वो सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं अनिवार्य रूप से देनी पड़ती थी, जबकि वज्जी संघ में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। इसके अलावा यहाँ एथेंस में औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, जबकि वज्जी में जो है वो औरतों को जो है वो सम्मान मिलता था। यहाँ पर एथेंस में व्यापारी और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से जो विदेशी थे उनको भी नागरिक का अधिकार नहीं मिलता था, ना ही उन्हें सम्मान मिलता था। जबकि वहाँ हमने देखा कि वज्जी प्रदेश में बाहर से आने वाले जो भी संत थे और जो दूसरे लोग थे, धर्मावलंबी थे, तो उनको सम्मान से जो है वो रखा जाता था और उनके साथ जो है वो सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा एथेंस में खदान, खेत, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे जो दास हुआ करते थे उनको भी नागरिक का अधिकार नहीं था। ये मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इस चैप्टर में इतना ही है, देन आगे हम देखेंगे। इसमें हमने देखा कि लगभग नए शासक जो है वो 3000 साल पहले, यानी कि ईसा से 1000 साल पहले ही लगभग नए शासक वर्ग का उदय होता है, और जिस समय उत्तर वैदिक काल जो है वो शुरू होता है उस समय तक। उसके बाद में पहले जनपदों का निर्माण होता है और उसके बाद में महाजनपदों का निर्माण होता है लगभग 3000 साल पहले। और सिकंदर का आक्रमण जो है उसका उल्लेख हमें दिग्ग निकाय के लेख में मिलता है, जो कि लगभग 2300 साल पहले होता है। इसके अलावा गण और संघ राज्यों के बारे में हमने बात की, तो गण और संघ राज्य का अंत लगभग 1500 साल पहले ही होता है, ठीक है, जब गुप्ता डायनेस्टीज अस्तित्व में आती है। ओके।